जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस रिवीजन क्लास में जीके जीएस प्लस मैथ्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो चलिए, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो ये बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। और सुंदर वन कहाँ पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल। दूसरा प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी। दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। दिनार जो है इराक देश की मुद्रा है। ईरान देश की मुद्रा क्या है, तो रियाल। यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। रियाल जो है ईरान देश की मुद्रा है। चीन देश की मुद्रा क्या है, रेमनबी। याद रखिएगा, रेमनबी या युआन चीन देश की मुद्रा है। तीसरा प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। तो याद कर लीजिए, सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। उत्तर प्रदेश के कौन है, योगी आदित्यनाथ है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वव्यापक ग्राह्यता ब्लड ग्रुप रखता है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ए बी पॉजिटिव जो है ये क्या है, सर्वव्यापक ग्राह्यता है। और सर्वदाता पूछे तो ओ नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए एक शब्द है ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। तो एग्जाम में पूछा जाता है रक्त समूह का पता किसने लगाया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। और मैथ्स के प्रश्नों को लास्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, खरगोश। आगे देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। चलिए आंसर बताएंगे, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। तो छठे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है प्रशांत महासागर से। ये महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसी महासागर में है मेरियाना गर्त। आप लोगों ने सुना होगा मेरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है, प्रशांत महासागर में है। और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आगे देखिए, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो टाइमिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे सातवें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र नासिक। ध्यान रखना है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश याद रखना है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी है उत्तर प्रदेश। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। चलिए दोस्तों, 8 के लिए आंसर बताइए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो एलिसा जांच जो है एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स किसके कारण होता है? तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। विश्व एड्स दिवस पूछा जाता है तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग है। टीबी किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेल से जुड़ी है। टेनिस से कौन जुड़ी है? तो सानिया मिर्जा। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो टेनिस से। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे और ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा अरविंद विरमानी को हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है 1948 को किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, गॉर्जिस डैम कहाँ स्थित है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, ये सभी प्रश्न अभी जो आप कर रहे हैं ये ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कराया गया है। चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे, गॉर्जिस डैम कहाँ स्थित है? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये चाइना में है। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और एक पूछा जाता है हाइग्रोमीटर। दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, जबकि घनत्व को हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। सांड यानी कि बुल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? और दोस्तों, प्रश्नों के साथ आपको हम जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बुल जो है इसका संबंध जन्म से है। कभी कभी आपको इसके जगह पे कमल भी दे देगा, तो दोनों ही सही है। ज्ञान की प्राप्ति से क्या संबंधित है? तो याद रखिएगा पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। और गृह त्याग से, तो गृह त्याग से है घोड़ा। और मृत्यु से है स्तूप या पदचिन्ह। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमने आपको बताया था कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। 5 रुपये के करेंसी नोट संप्रदाय और उससे ऊपर की देनदारियां किसकी है? बहुत ही शानदार प्रश्न, आंसर बताएंगे 16 के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार जो है किस देश के
शासनाध्यक्ष के समतुल्य है। तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा अमेरिका, याद रखना है अमेरिका। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ध्यान रखना है। और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में बताया गया है। आगे देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए, ये जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये संवैधानिक नहीं होता है, यानी कि संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो यहाँ पे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, इटली की राजधानी रोम को जाना जाता है। इटली की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा लीरा। लीरा जो है इटली की मुद्रा है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। लंदन में किसका किसका है? तो IMO हो गया, यूनिसेफ हो गया, इन दोनों का मुख्यालय लंदन में है। रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, रॉक गार्डन की स्थापना जो है किसने करवाया था? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में नेक चंद को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे रॉक गार्डन किस राज्य में स्थित है। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, सप्त सिंधु क्षेत्र। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है बंगाल का विभाजन 1905 में, बिल्कुल सही है। और ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ये भी सही है। सी ऑप्शन भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन जो है भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण ये 1909 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1912 में। हालांकि घोषणा जो है 1911 में ही हुआ था। तो ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, तो जो ऑप्शन मिले आपको वो आंसर करना है। 1912 में स्थानांतरित हुआ था और 1911 में घोषणा किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। वायुमंडल का एक स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और सकारात्मक आयनों से बना होता है कहलाता है? तो याद कर लीजिए, ये कहलाता है आयन मंडल। क्या कहलाता है? आयन मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भूपेंद्र नाथ दत्ता युगांतर के प्रथम संपादक थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है। चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द छांटिए। यहाँ पे वाक्य है पुरुष और स्त्री का जोड़ा। इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, दंपत्ति। तो जो भी बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है दंपत्ति। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है?
तो हमने आपको अकर्मक और सकर्मक के बारे में पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में क्या है, गेहूं पिस रहा है, इसमें देखिए कर्म नहीं है, यानी कि ये अकर्मक है। मैं बालक को जानता हूँ, इसमें कर्म है। देखिए मदन गोपाल को हंसा रहा है, इसमें भी कर्म है। राम पत्र लिखता है, यहाँ पे पत्र कर्म है, यानी कि ए ऑप्शन जो है गेहूं पिस रहा है, इसमें कर्म नहीं है, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। अली और आली, यहाँ पे 2 शब्द लिखा गया है, लिख देते हैं अली और आली, इन दोनों का अर्थ बताना है। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था ये जो अली है इसका मतलब होता है सखी, और ये जो आली है इसका मतलब होता है भौरा। चलिए सखी और भौरा देखिए किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, सिर्फ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे 33 के लिए। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी थी, याद रखना है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है अबुल फजल, तो अकबरनामा याद रखना है, इन्होंने क्या लिखा था, अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और किसके बीच लड़ी गई थी। देखिए पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, आप सभी को पता है। दूसरा युद्ध होता है 1556 में, और ये युद्ध होता है हेमू और किसके बीच में, तो याद रखिएगा अकबर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर की तरफ से बैरम खां था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए सोच समझकर आंसर कीजिए। और दोस्तों आज के सेशन में आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाने वाला कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में स्थित है, याद रखना है। आगे देखिए इंडियन नेपोलियन शीर्षक खाली स्थान से जुड़ा हुआ है। तो इंडियन नेपोलियन शीर्षक जुड़ा हुआ है किससे, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, याद रखना है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर जो ये बच्चे डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सुपीरियर झील जो है विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बैकाल झील कहाँ है, रूस में है, याद रखना है कहाँ पर है, रूस में है, और यह विश्व की गहरी झील है। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो यहाँ पे 40 का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है जहांगीर के शासनकाल में,
देखिए ए ऑप्शन में है अकबर। सभी को थोड़ा सा बता देते हैं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर को, लिख लीजिए। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को बोला जाता स्थापत्य, यहाँ पे लिख देते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को बोलते हैं। और अगर पूछे संगीत कला का स्वर्ण काल औरंगजेब के शासनकाल को कहा जाता है। तो सभी को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलिए यहाँ से आपके मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए मैथ्स में पहला प्रश्न दिया गया है अंडर रूट में 231 है, फिर उसके अंदर में है अंडर रूट 81 और अंडर रूट 256। इसका मान आपको बताना है। तो अगर आपको आता है तो आप लोग सॉल्व करके आंसर कीजिए। चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले 256 का अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 16, ठीक है। फिर प्लस 81 का अगर अंडर रूट हटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 231, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब तीनों को ऐड कर दीजिए। जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सबको जोड़िए तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 9, 15, 1, 16, यानी कि 256 आ जाएगा जोड़ के। और अंडर रूट है, फिर इसका अंडर रूट हटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए 3 संख्या दिया हुआ है 2:4:5 के रेशियो में। यदि उनके वर्गों का योग 1620 है तो संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसी तरह के बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी संख्याएं अनुपात में सभी को मान लेते हैं। तो 3 संख्याएं कुछ इस प्रकार से है 2x प्लस 4x प्लस 5x। बोला गया है यदि उनके वर्गों का योग, तो 2x का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4x का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 16x का स्क्वायर, 5 का करेंगे तो 25x का स्क्वायर, और योग दिया गया है बराबर में 1620। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो 16 4 20 और 25 यानी 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 45x स्क्वायर बराबर 1620। यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 1620 अपॉन 45। अब इसको काटना है तो यहाँ देखिए 9 से काटते हैं तो यहाँ 5, और इसको अगर 9 से काटे तो 9 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 0, फिर 5 से काटेंगे तो 36, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 36 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमारा आ गया 6। तो यहाँ पे तो संख्याएं बताना है। तो हमने संख्याएं क्या माना था 2x, तो यहाँ से 2 गुना 6 करेंगे तो यानी 12। पहली संख्या है 12, तो देखिए बी और सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दूसरी संख्या क्या था 4x, तो यहाँ से 24 आएगा। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग निकाल सकते हैं। आगे देखिए 89 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है आप सभी जानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 99,999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, 89 से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक बार में जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। फिर 9 को उतारेंगे यानी ये, फिर एक बार में जाएगा यहाँ पे 89, और फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर हम एक 9 को उतारेंगे 209। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चल रहा है 209, ठीक है। और इधर क्या आया था आपका, इधर यहाँ पे लिख देते हैं 1 आ चुका था, और इधर क्या था यहाँ पे 89। अब देखिए कितने बार में जाएगा ये, तो ये देखिए 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में हम यहाँ पे 178 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 9, फिर से 9 उतारेंगे, इधर 9 था तो ये अब जाएगा 3 बार में। 3 बार में कितना होगा, गुना कीजिए 27 2 और या 26। अब माइनस कीजिए तो 9 में 7 गया 2, 11 में 6 गया 5, और ये कट्टी हो जाएगा, यानी कि शेष जो बचा 52। अगर इस 52 को यहाँ से फिर से लिखते हैं, 5 अंकों की अधिकतम संख्या 99,999, इसको अगर हम 89 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा आता है 52,
यानी कि अगर ये 52 को हम इस संख्या में घटा देंगे तो 89 से क्या होगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। 99,999 में हम शेषफल माइनस करते हैं 52 को, तो यही आपका आंसर है। 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, देखिए लास्ट में 47, आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपया है और एक छूट के बाद इसे 45 रुपये में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या है। चलिए आप लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक करते जाएं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया हुआ है हमारा 60 रुपया, और क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखिए एसपी दिया हुआ है 45 रुपया। अंकित मूल्य 60 है और इसे छूट देने के बाद 45 में बेच रहे हैं, यानी कितने का छूट दिया, 15 रुपया का छूट दिया गया। तो आपको छूट प्रतिशत निकालना है। तो आप सभी जानते हैं डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। अब इस सूत्र पे मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी का मान यहाँ पे 15 है, यहाँ पे लिखते हैं 15 गुने 100 और अपॉन अंकित मूल्य कितना था 60, 15 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी कि आपका छूट प्रतिशत आ गया 25%। चलिए आखिरी प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुने के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है, इसका योग क्या बोल रहा है, उनके अंतर के, यानी घटा देते हैं अंतर, 8 गुने के बराबर है। ये 8 गुने के बराबर है, यहाँ पे बराबर डाल देते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अनुपात में। तो देखिए सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x और माइनस 8y। अब देखिए x को x के साथ लाएंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 8x है, इसको इधर करेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। और y को उधर करेंगे तो यहाँ पे माइनस 9y आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे माइनस से माइनस को काटेंगे, यानी x अपॉन y का वैल्यू आ जाएगा 9/7, यानी कि x बटे y का माना गया 9/7। तो रेशियो में पूछा जा रहा है, तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।